हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के पहले पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के पहले चैप्टर मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस के एक और टॉपिक के बारे में। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसी के बारे में हमें बेसिकली बात करना है। हमने अपने कई लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया है, फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया और वांडर वाल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ लिया। और उससे रिलेटेड डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड जैसे कि है आयन डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सभी चीजें, आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली है। तो इस लेक्चर में हमें पढ़ना है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और अगले लेक्चर में हम बात कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, तो अब शांतिपूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपके सारे नोट्स के फोटोज और पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ हर एक चीज़ का। यहाँ पर हम बस कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उनको लिखवाते भी हैं। आप लोग चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस वीडियो में केवल बैठकर कॉन्सेप्ट को समझ लिया और नोट्स को वहाँ से उठा लीजिए, वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या बात किया था वो देख लीजिए। यहाँ पर हमने बात कर लिया था सब कुछ, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पर बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे कि देख लीजिए ये सब हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर देख लीजिए पोलराइजेशन ऑफ आयंस के लेक्चर्स आगे मिलने वाले हैं, ये सभी वीडियोज़ हमने तैयार करके रख लिए हैं। तो ये हो गया हमारे पास। आइए चलिए बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट पर। इस लेक्चर में हम हिंदी में चीज़ें समझाएंगे, कुछ चीज़ें इंग्लिश में समझाएंगे, कुछ चीज़ें हिंदी में समझाएंगे, मतलब अलग अलग वीडियोज। कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखवाऊंगा, जैसे ये था इंग्लिश में हमने लिखवाया, इस टॉपिक को हम हिंदी में लिखवाएंगे, जिससे जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुँचे तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से टोटल इंग्लिश में लिखना ही रहेगा, यह मजबूरी होगी आपके लिए। तो इसीलिए धीरे धीरे आदत लगा रहा हूँ। कुछ चीज़ें हिंदी में बताऊंगा जिससे आपका भी आदत लगा रहे अभी भी, और कुछ चीज़ें इंग्लिश में बताऊंगा जिससे आपका कंटिन्यूअस आदत बना रहे। ठीक है, जिससे सेकेंड ईयर में कोई दिक्कत ना हो। ये सभी चीज़ें आपके लिए ही, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ही ये सभी चीज़ें फ़ायदे हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनो, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखो, डाइपोल के बारे में वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि डाइपोल क्या है, लेकिन एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ और मूवमेंट के बारे में अभी समझाता हूँ कि डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, उसमें डाइपोल के बारे में समझते हैं। देखो, डाइपोल मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझो। डाइपोल जो होता है इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एक हम जनरल वे समझाते हैं। देखो, जैसे कोई अगर मान लो कि HCl कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, HCl कोई मॉलिक्यूल है जिसमें जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यह इस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से H पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, यानी कि पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यह क्लोरीन एटम पार्शली निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर डाइपोल का मतलब होता है द्विध्रुव, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ध्रुव एग्जिस्ट करते हैं। दो ध्रुव का मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर यह एक पॉजिटिव चार्ज बन चुका है हाइड्रोजन, और क्लोरीन एटम को देख लीजिए तो यह पार्शली निगेटिव चार्ज बन गया है, ठीक है। तो ये बन चुका एक डाइपोल, इसमें दो ध्रुव काम कर रहे हैं। और अब अगर आयनिक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि NaCl, तो Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, तो ये एक ऑलरेडी डाइपोल है। यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से ही डाइपोल बने ही रहते हैं,
ठीक है, तो डाइपोल समझ में आ गया। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव और डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अब समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखो, जैसे कि हमने समझा कि यह एक डाइपोल है, ऐसे ही आप लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद डिफिनीशन, जो चीजें लिखवाने लायक रहेगी वो तो चीजें हम लिखवाएंगे ही, वो चीजें हम नोट्स में भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ आप क्यों आए हैं? क्योंकि आप समझने के लिए आए हैं। तो जरा ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो, समय को यूटिलाइज करो, बर्बाद मत करो। देखो, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है, तो चलो इसी को हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक क्लोरीन है। तो यहाँ पर जब यह एक हाइड्रोजन है, यह एक क्लोरीन है, तो इनका जो बॉन्ड है, यह चलो मान लेते हैं, हमने जूम करके दिखाना चाहते हैं, इसलिए इसको थोड़ा दूर किए हैं। ठीक है, जैसे कि यही है तो इसको हम क्या किए, जूम कर रहे हैं कि यह एक जूम, इस पर हमने लगाया लेंस, जिससे इस बॉन्ड को हम थोड़ा बड़ा करके देख सकें। ठीक है, ये हमने देखा। तो इसके बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ जो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ा सा ही होता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह एक डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच यह एक बॉन्ड है, तो इसका जो लेंथ होगा वही बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि यह डी पर है। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज होगा, जैसे यह पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हुआ था, वैसे ही यह पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो इस पर जितना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मान लेते हैं कि इस पर प्लस क्यू चार्ज आया और इस पर माइनस क्यू चार्ज आया। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है वह इस Q और इस D के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है इसके बारे में जब अभी डिफिनीशन लिख रहा हूं तो समझिएगा। देखिए, पहले हम डाइपोल को एक बार फिर से हम रिकैप कर दिए हैं। अब इसके डिफिनीशन को जरा अच्छे से समझ लो। व्हेन यानी कि जब दो, तो टू लिख लो, जब टू इक्वल और अपोजिट, ठीक है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हों तो इस प्रकार बने सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। ठीक है, डाइपोल कहते हैं। ये एक प्रकार का डिफिनीशन है। डिफिनीशन किसी भी चीज को हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यह समझ लो, एक हम फिजिक्स के टाइप से इसको हमने डिफाइन कर दिया कि जब दो इक्वल या अपोजिट चार्जेस को, जैसे हाइड्रोजन, जैसे Na+ या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन को ले लीजिए, तो ये इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इनको एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, जिसकी वजह से एक सिस्टम बना, उसी को हम डाइपोल कहते हैं। अगर दूसरे तरीके से डिफिनीशन समझें तो डाइपोल इसको कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डाइपोल दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज टू द एटम दैट आर एसोसिएटेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। ये होता है एक प्रकार का डाइपोल का डिफिनीशन। इसको भी हमने अच्छे से समझाया था, तो आप लोग देख लीजिए वहां से। अगर ये चीजें बस सेम होती हैं, बस थोड़ा सा अलग डिफिनीशन होता है, तो अलग डिफिनीशन की वजह से ही हम लिखवाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। यही तो हमारा टॉपिक है, तो जरा ध्यान से देखो, सुनो कि किसी डाइपोल के चार्ज, ठीक है, चार्ज तथा, यानी कि यहां पर तथा ही लिखो, तथा चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस का
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन उसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब देखो जो हमने डिफिनीशन में लिखा वही सेम, जो चीजें हम समझाएं वही सेम चीज हमने डिफिनीशन में लिख दिया कि किसी डाइपोल के चार्ज, ठीक है, कोई एक चार्ज हमने ले लिया तथा इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही उसका डाइपोल मूवमेंट कहलाता है, यानी कि डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, किसी चीज का मूवमेंट तब देखो, जैसे कि इंसान मूवमेंट किया तो उसका हम इंसान का मूवमेंट कहेंगे, वैसे ही एक डाइपोल जब मूवमेंट किया तो उसको हम डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये किया। ठीक है, अब इसको जैसे कि हमने समझाया उसको अगर ग्राफिकली देखें तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है डी डिस्टेंस है हमारे पास, और यहाँ पर जो चार्ज है तो इसको अब देखो जरा ध्यान से सुनो, यह जो डाइपोल मूवमेंट होता है इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब म्यू से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू होगा हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि यह हमारे पास क्या हो गया? एक फार्मूला किसके लिए? एक हमारे पास किसके लिए फार्मूला हुआ? डाइपोल मूवमेंट के लिए एक फार्मूला हमने तैयार कर दिया कि डाइपोल मूवमेंट बराबर होता है आवेश गुणे उन आवेशों के बीच के जो डिस्टेंस है उनका जो सदिश गुणनफल होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होगा, वही हमारा कहलाता है डाइपोल मूवमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर लिख लो माना, यानी कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, एक है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है, डी दूरी पर है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया कमी, मुझे लगा कि इसको हम नीचे लिखेंगे लेकिन ये भूल गए लिखना ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डाइपोल मूवमेंट का जो हमें डिफिनीशन था, डाइपोल क्या होता है सब कुछ हमने समझ लिया। लेकिन इसके आगे की चीजें अभी और समझनी बाकी हैं, जरा ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो। देखो, अगर हम जैसा कि हमने बताया कि यह जो डिस्टेंस होता है यह एक बॉन्ड लेंथ होता है, तो इसके बारे में भी लिख देते हैं जिससे आप लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखो किसी बॉन्ड के लिए D इज इक्वल टू क्या होता है? D इज इक्वल टू होता है बंध लेंथ यानी बंध लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, इसको हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम cm लिख भेज दिए। ठीक है, अतः इस प्रकार से क्या हुआ? हेंस क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू, यहां पर लिख लो डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? चार्ज यानी कि आवेश, Q मतलब क्या है? चार्ज होता है, तो Q मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ। ये हमारे पास एक दूसरा डिफिनीशन हो गया कि जब दो आवेशों के जो डाइपोल मूवमेंट म्यू होता है वह होता है चार्ज और उन चार्जेस के बीच का बॉन्ड लेंथ हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, उसका सदिश गुणनफल। ठीक है, इसको बताया था डी बाई ने। क्या किसने बताया था? डी बाई साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने ही बताया था। इस वजह से डाइपोल मूवमेंट का जैसे चावल को हम नापते हैं किलोग्राम में, कुंटल में, वैसे ही डाइपोल मूवमेंट को हम नापेंगे डी बाई में।
किसमें, डी बाई ने बताया था, इसी वजह से इनके नाम से एक मात्रक बन गया। डाइपोल मोमेंट का यूनिट यानी कि मात्रक जो होता है वह डी बाई होता है, डी बी वाई, ठीक है, डी बाई होता है तथा इसे हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिख लो, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, आप लोग समझ जाइए कि आप बहुत ही अच्छे टॉपिक को समझ गए। और एक चीज समझ लो, 1D मतलब क्या, 1D बाई, डी बाई का मतलब होता है, 1D बाई का वैल्यू होता है, वह होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब आपके सवाल में, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि सर ESU क्या है। तो ESU जो होता है वह आवेश का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे लंबाई का यूनिट होता है सेंटीमीटर, भार का यूनिट होता है किलोग्राम, वैसे ही आवेश का जो मात्रक होता है वह ESU होता है। ठीक है, और इसी वजह से 1 म्यू यानी कि 1 डाइपोल इज इक्वल टू होगा 10⁻18 चार्ज यानी कि ESU, बाउंड लेंथ मतलब सेंटीमीटर। तो इसको भी आप लोग ब्रैकेट में कर दीजिए, और ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद जरूर रखना। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर इसके बाद इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यह एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू मिलेगा वह क्या बनेगा, एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वजह से यहां पर हम लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और लिख लो इसकी, अब यह जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था इंटर में ही कि जब भी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह देखो यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये सभी चीजें। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जब यह पार्ट है तो इसमें हम फिजिक्स का भी अधिकांशता यूज करते हैं। तो इसी वजह से हम क्या समझेंगे कि वेक्टर जो होता है उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस वजह से इसको हम वेक्टर कहते हैं। तो जब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा होगी यानी कि डायरेक्शन होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन की तीर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे इसके बारे में समझ लो, किस से किस दिशा में होगा, क्योंकि जब भी दिशा की बात आएगी तो यानी कि वह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी दिशा तो होगा। तो इसी प्रकार से जब यहां से तीर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका जो दिशा होगा उसका कैसे होगा, जिसकी यहां लिखते हुए चलो, जिसका दिशा यानी कि जिसका अग्रभाग यानी कि जो हमारा आगे का भाग होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जिसका अग्रभाग। ठीक है, अग्रभाग ऋणावेश की ओर होगा, ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज की ओर होगा, निगेटिव की ओर होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाना चाहें तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ईजी, यहाँ पर ईजी के तौर पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और क्लोरीन लिए थे, यहाँ पर ले लो फ्लोरीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट का जो दिशा होगी, परिमाण तो हम कैसे निकालेंगे, इस पर कितना चार्ज होगा, इनके बीच कितना डिस्टेंस होगा, उससे हम परिमाण निकाल सकते हैं। लेकिन दिशा जो निकालना रहता है वह निकालते हैं कि जो हमारा ऋण यानी कि निगेटिव चार्ज होगा, जैसे यहाँ पर हमारा जो है फ्लोरीन एटम, यह क्या है, निगेटिव चार्ज, पार्शली निगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन एटम पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे निगेटिव चार्ज की ओर होगा। समझ में आ गई बात? बस यहीं पर हम डाइपोल मोमेंट को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ बचा उचा तो है नहीं, वैसे थोड़ा बहुत चीजें बची हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा है, लेकिन वो सभी चीजें कुछ काम की नहीं है।
ठीक है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पर हम जो बची खुची चीज़ें हैं उनको भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हिंदी लैंग्वेज में ही है, मेरे पास वह कंटेंट है, तो उस चीज़ को हम प्रोवाइड कर देंगे। और तो कुछ है नहीं, किसी बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण उसके परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करता है। यह अंतर जितना अधिक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है। यही सब चीज़ें हैं, और एक लिस्ट दे दिया गया है, उसी में बॉन्ड द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ वैल्यू दिया है। तो वो सभी चीज़ें एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइपोल मूवमेंट आएगा तो इतना ही लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डाइपोल के बारे में जितना पता है लिख देना, फिगर उगर बना देना अच्छे से, जैसे यहाँ पर हमने ये चीज़ें बताई हैं, ये सभी चीज़ें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही समझा सकते हो। ठीक है, नंबर पूरे मिलते हैं, यह बात ध्यान में रखना। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज के लिए इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो।